दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ एनटीए द्वारा कंडक्ट जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें भूगोल विषय के विगत वर्षों के प्रश्नों को हम यहाँ हल कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। उनसे संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें जानना जरूरी है ताकि आप आगे आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं, उन्हें हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, बेसिकली ध्यान रखिएगा, हम यहाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड वे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस आधार पर? विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, यानी पीवाईक्यू क्या है, कैसे पूछे गए हैं, इन्हें हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल किस सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं? भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं, यानी पीवाईक्यू के वे क्वेश्चन जो भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम उन्हें यहाँ खत्म करेंगे, उनके सभी प्रश्नों को देखेंगे, उन प्रश्नों को हल करेंगे, उनके सही जवाब क्या है ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न है, स्थल रूप के ह्रासमान विकास को निर्दिष्ट करने हेतु डब्ल्यू पेंक द्वारा इनमें से किस पद को प्रयुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइमारम, ऑप्शन बी आफ्तीजेंडे इन ट्विंकलुंग, ठीक है, सी है ग्लीक फॉर्मिंग इन ट्विंकलुंग, ध्यान रखें, डी है आफ्तीजेंडे। ध्यान रखें, इन दोनों शब्द में क्या अंतर है आपको ध्यान रखना है। बी में जो शब्द है उसमें आफ्स्ती है, फा और सा, ठीक है, और जो डी ऑप्शन है उसमें है आफ्स्तीजेंडे, बा, ठीक है, इन ट्विंकलुंग। दरअसल जब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू पेंक कौन है और उन्होंने इन जितने पदों का प्रयोग किया है वे किस में किया है, उनके सिद्धांत के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब हम अपर्दन के कारकों की बात करते हैं और सबसे बेसिक बात अपर्दन पर चर्चा करते हैं। अपर्दन यानी क्या? अपर्दन यानी किसी भी क्षेत्र का, स्थल भाग का, चट्टानों का विभिन्न कारकों के माध्यम से क्या होना? ह्रास होना, है ना। इस सिद्धांत को सबसे पहले, इस लेकर सबसे पहले जो बात की थी 1899 के आसपास डेविस ने की थी और उन्होंने अपना भू आकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत दिया था। डेविस के सिद्धांत के नाम से, डेविस के अपर्दन चक्र के नाम से हम उसे जानते हैं। भू आकृति विज्ञान से जुड़ा हुआ उन्होंने अपना सिद्धांत जो सबसे पहले प्रतिपादित किया था 1899 में किया था। उनकी सिद्धांत की आलोचना में कई जर्मन वैज्ञानिक निकलकर सामने आए या कई जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने उनके उस सिद्धांत की आलोचना की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जर्मन वैज्ञानिक थे डब्ल्यू पेंक। ठीक है, डब्ल्यू पेंक ने उनके सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि यहाँ चक्र शब्द नहीं होना चाहिए। चक्र का उन्होंने कहा कि चक्र शब्द की अपेक्षा यहाँ कोई और शब्द इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर अवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर कुछ और इस्तेमाल किया जाए। तो जब डेविस ने अपर्दन के चक्र के सिद्धांत के बारे में चर्चा की, एक भौगोलिक चक्र की बात की, उन्होंने कहा कि किसी भी स्थलाकृति की अपनी एक भौगोलिक क्या है? प्रक्रिया है। सबसे पहले वह अपनी तरुणावस्था में आती है, तरुणावस्था के बाद वह अपनी प्रौढ़ावस्था में जाती है और फिर जीर्णावस्था। उन्होंने 3 अवस्थाओं की बात कही थी किसी भौगोलिक क्षेत्र की। ठीक है, और अंत में पेनी प्लेन की अवधारणा डेविस ने दी, माफ कीजिएगा। डेविस के बाद पेंक ने डेविस के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कुछ चीजें कही, जिसमें उन्होंने यह कहा कि यह ध्यान रखना है कि जो सिद्धांत दिए गए, जैसे डेविस ने कहा कि सबसे पहले तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर जीर्णावस्था, और उन्होंने कहा कि जो स्थलाकृति है उसका उत्थान और अपर्दन ये क्या होगा? अलग अलग समय में होगा। लेकिन पेंक का मानना है कि किसी स्थलाकृति का उत्थान और उसमें अपर्दन की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। डब्ल्यू पेंक ने, ध्यान रखिए, इन तीनों अवस्थाओं के अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था, जब बिल्कुल भू आकृति क्या हो, यहाँ पर आकृति विहीन क्षेत्र हो, यहाँ आकृति ही ना हो, जब यह आकृति विहीन धरातल हो, तब इस स्थिति को उन्होंने क्या कहा?
प्राइमारम्फ, ध्यान रखिएगा इस स्थिति को उन्होंने क्या नाम दिया, प्राइमारम्फ। ठीक, फिर उन्होंने एक बढ़ती हुई विकास की अवस्था को संबोधित किया और कहा कि फिर स्थिति आती है आफ्स्तीजेंडे की। उन्होंने कहा फिर स्थिति आती है क्या, आफ्स्तीजेंडे इन ट्विंकलुंग। जो आफ्स्तीजेंडे इन ट्विंकलुंग, देखिए यहां शब्द जो इन ट्विंकलुंग है इसका मतलब है अवस्था, इसके लिए इन्होंने अवस्था, ध्यान रखिए, लेकिन कौन सी अवस्था, तो उन्होंने अवस्था को तो उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था, नहीं माना। इन्होंने कहा कि ये दरअसल एक विकास की बात है, विकास की यात्रा है। तो इसके लिए इन्होंने इन ट्विंकलुंग जो शब्द इस्तेमाल किया वह अवस्था के लिए इस्तेमाल किया, और यह क्या है, यह उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार की क्या है, विकास की यात्रा है। ठीक है, तो ध्यान रखें अवस्था के स्थान पर इन ट्विंकलुंग, ध्यान रखिएगा ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, किसने, डब्ल्यू पैंक ने। ठीक है, 4 अवस्थाओं को उन्होंने स्वीकार किया। सबसे पहले बिल्कुल आकृति विहीन यदि समतल मैदान है, धरातली सतह है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया प्राइमारम्फ। फिर उसके बाद बढ़ती हुई विकास दर को ध्यान रखते हुए किसी स्थलाकृति की बढ़ती हुई विकास दर, यानी जब यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। ठीक है, हालांकि उन्होंने अपर्दन को भी साथ साथ स्वीकार किया है। तो इसे उन्होंने क्या कहा, जब अपर्दन कम होगा उत्थान अधिक होगा, तो इन्होंने कहा आफ्स्तीजेंडे इन ट्विंकलुंग। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था उन्होंने कहा गलीक फार्मिंग। अब यहाँ आधा ग होगा, ध्यान रखें, से गलीक फार्मिंग, तो ये क्या होगी, समतल स्थिति होगी, माफ कीजिएगा, समतल नहीं, समान स्थिति, यानी दोनों स्थितियां क्या होंगी, बराबर गति से चल रही होंगी। ठीक है, ना तो ह्रास हो दिखाई दे रहा है, ना ही आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। तो उस दूसरी अवस्था को उन्होंने गलीक फार्मिंग इन ट्विंकलुंग कहा। इसे कहा समान दर से यदि विकास हो रहा हो। ठीक है, फिर अंत में जो ह्रासमान अवस्था है, घटती विकास की दर होगी, घटते विकास की दर के लिए जो अंतिम अवस्था थी वह थी आफ्स्तीजेंडे, आफ्स्तीजेंडे इन ट्विंकलुंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डब्ल्यू पैंक ने जो स्थलाकृति की ह्रासमान अवस्था है, स्थल रूप का ह्रासमान विकास के बारे में बात की, उस अवस्था को उसने आफ्स्तीजेंडे इन ट्विंकलुंग कहा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। यह प्रश्न अक्टूबर 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया था, एग्जामिनेशन में इस पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको डेविस के अपर्दन चक्र के बारे में, उसकी भू आकृतिक जो चक्र के बारे में उसने कहा था उसके बारे में पता होना चाहिए, इनकी अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या नाम दिया, फिर उनकी आलोचना में कौन कौन से वैज्ञानिक निकलकर सामने आए। डब्ल्यू पैंक इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, उनकी आलोचना के क्रम में ध्यान रखें डब्ल्यू पैंक, चूंकि उन्होंने बिल्कुल निरीह जर्मन भाषा में लिखा है, तो ये सबसे गलत समझे जाने वाले अभी तक वैज्ञानिक माने गए हैं, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट उनके जो जर्मन भाषा में लिखित ग्रंथ हैं उनका अभी अनुवाद नहीं किया गया, और जो अनुवाद हुआ है वह उन्होंने उस समय क्या मानकर क्या लिखा था एग्जैक्ट वही नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि इनके जो भी ग्रंथ हैं बिल्कुल निरीह जर्मन भाषा में हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ है चीजों को समझने को लेकर। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसका सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पैंथालासा, बी है पुरा जलवायु, सी ऑप्शन है समुद्री नितल प्रसरण, और डी ऑप्शन है जिगसॉ फिट। अक्टूबर 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न में से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। यदि आपको पता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, किसका सिद्धांत है, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है। कब इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, 1912 में। ठीक है, तो ध्यान रखें अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के आसपास यह सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने ही शुरू के प्राचीन समय से अध्ययन करना शुरू किया, मतलब कई सारे अवस्थाओं को देखा, स्वरूपों को देखा, और वो एक नतीजे पर पहुंचे। ये नतीजा क्या था,
1912 में जब अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीप एवं महासागरों इनसे जुड़े हुए एक संबंधित या समन्वित सिद्धांत के बारे में चर्चा की, तो उस समय ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने चर्चा तो की थी, लेकिन इतना एग्जैक्ट और सही जो प्रेडिक्शन था वो 1912 के आसपास निकलकर सामने आया। तो महाद्वीपों और महासागरों के जो वितरण है इसको लेकर तो ध्यान रखें, अल्फ्रेड वैगनर का यह सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? महाद्वीपों व महासागरों के वितरण से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सबसे पहले 1912 में चर्चा की गई थी वह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ तथ्य दिए। तथ्यों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1912 में जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब महाद्वीपीय कृष्ट की बात की जाएगी, महाद्वीपीय कृष्ट यह एक बृहद महाद्वीपीय कृष्ट के रूप में मौजूद था, जिन्हें इन्होंने नाम दिया पैंजिया। ठीक है, यह पैंजिया अपने आसपास तरल अवस्था में मौजूद, या आप कह सकते हैं महासागरीय अवस्था में मौजूद, किस पर? पैंथालासा पर तैर रहा था। ठीक है, शुरुआती जिन्होंने अपने सिद्धांत दिया था उन्होंने इसमें यही कहा कि महाद्वीपीय कृष्ट जो कि अत्यधिक क्या है? बड़ा है। ठीक है, अत्यधिक क्या है? बहुत बड़ा है, अत्यधिक बहुत पहले समय की, यह एक बृहद कृष्ट के रूप में, बृहद महाद्वीप के रूप में, आप कह सकते हैं बृहद महाद्वीप के रूप में मौजूद था, और यह पैंथालासा के ऊपर क्या हो रहा था? तैर रहा था। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है सियाल से, और यह सीमा का घनत्व क्या है? अधिक होगा। किसकी तुलना में? सियाल की तुलना में इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व कम है इसलिए यह पैंथालासा के ऊपर क्या है? तैर रहा है। ये किस समय की बात है? ये कार्बोनिफेरस युग के पहले की बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के बीच में पैंजिया की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर बीच में टेथिस सागर मौजूद है। ठीक है, समय आगे गुजरता गया। समय के गुजरने के बाद कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में क्या हुआ? इन दोनों में विभाजन हो गया। क्यों हुआ विभाजन? इसका कारण है चंद्रमा का आकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और फ्लाइंग बल। ठीक है, इन तीन बलों की वजह से क्या हुआ? कार्बोनिफेरस के अंतिम युग में ये जो पूरा एक महाद्वीपीय बृहद महाद्वीपीय कृष्ट था, इसमें क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब यह बृहद महाद्वीपीय कृष्ट कुछ दो हिस्सों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अभी भी यह महासागरीय जल यहाँ विद्यमान है बड़ी मात्रा में। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब ये दो हिस्से, जो पैंजिया के दो हिस्से डिवाइड हुए, इन्हें अलग अलग नाम से जाना गया। एक है को अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड, और दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हुए आगे अंतिम कार्बोनिफेरस के अंतिम युग में। ठीक है, चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से फिर से जुरासिक युग के समय में अंगारा लैंड में भी विभाजन हो गया और गोंडवाना लैंड में भी विभाजन हो गया। ये विभाजित होकर अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो गए? डिवाइड हो गए। देखिए यहाँ पर जल भरा हुआ है, अभी ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जैसे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, इन सब का निर्माण हुआ। जैसे अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऊपर एशिया वाला हिस्सा निकलकर सामने आता है। ठीक है, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा निकलकर सामने आता है। जो गोंडवाना लैंड है उससे साउथ अमेरिका या कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, ठीक है, ये हिस्सा निकलकर सामने आता है। प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा निकलकर सामने आता है, ऑस्ट्रेलिया निकलकर सामने आता है। तो इस तरीके से इनके विभाजन होने के बाद छोटे छोटे महाद्वीपीय खंड किसमें विभाजित हो गए, और यहाँ पर एक एस आकार की आकृति अटलांटिक महासागर के रूप में बनती है। फिर बात निकलकर सामने आती है कि अटलांटिक महासागर का यह किनारा यानी यह तट और यह तट, दोनों तरफ अटलांटिक महासागर के जो तट हैं, इन दोनों तटों की भौगोलिक विशेषताएं सेम है।
ठीक है। तो पूरा जलवायु युग के सापेक्ष कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके आधार पर कहा गया कि जो ये अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक विशेषताएं समान हैं। इसका मतलब ये जैसे हम एक लकड़ी लेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो इस लकड़ी का यह हिस्सा और यह हिस्सा जिस तरीके से डिवाइड होगा उसी तरीके से इसकी तुलना की गई कि जैसे ही लकड़ी के तोड़ देने पर दो हिस्से जैसे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक ये वैसे ही डिवाइड हुई। यानी इसे अगर साथ में लाया जाए तो यह एक जैसी आकृति, एक समान आकृति, पूर्ण आकृति हमें दिखाई देगी। ठीक है। इस पूरे सिद्धांत में जो चर्चा नहीं हुई वह था समुद्री नितल सिद्धांत, प्रसरण सिद्धांत की। इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी। बाकी सभी शब्द इससे जुड़े हुए थे। जो लकड़ी का ये टुकड़ा डिवाइड करके ऐसे जोड़ने की बात की गई थी उसे कहा जाता है जिग सॉ फिट। ठीक है। जो लकड़ी आपस में जैसे हम इस लकड़ी को जोड़ दें और एक जैसी पूरी समान आकृति मिलती है, इस पूरी पद्धति को या कहें इस जोड़ को क्या कहा जाता है, जिग सॉ फिट। किस तरीके से इसे फिट किया जा सकता है। ठीक है। तो इससे इसकी तुलना की गई। तो देखिए पैंथालासा, हमने देखा कि पैंथालासा एक महासागरीय जो हिस्सा था उसे कहा गया। ठीक है। ये यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से की बात करें जो वैगनर ने दिया था, उसमें इन सभी शब्दों के बारे में चर्चा हुई है। पैंथालासा की हुई है। पूरा जलवायु साक्ष्यों के माध्यम से जो अटलांटिक महासागर के बारे में बातें प्रूफ हुई हैं उनके बारे में की गई है। जिग सॉ फिट के बारे में भी चर्चा की गई है, लेकिन समुद्री नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में चर्चा नहीं की गई। इसके बारे में जो सबसे पहली बार इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी वो हैरी हेज ने की थी, लगभग 1961 से 62 के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में इसकी चर्चा नहीं की गई, इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सी स्तर पटक, यानी ध्यान रखें स्तर पटक, ये पूरे एक शब्द है। स्तर पटक एक ज्वालामुखी का प्रकार है। तो ध्यान रखिए प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा सी स्तर पटक ज्वालामुखी की विशेषताएं हैं। ध्यान रखें पूछा गया है विशेषताएं है। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है बेसाल्ट मैग्मा, ऑप्शन बी है अंतर्धारीय परत शामिल होती है, ऑप्शन सी है मैग्मा गैस युक्त और अत्यधिक श्लेष्म होता है, ऑप्शन डी है मैग्मा निम्न दाब पर उत्पन्न होता है। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल 1 4, केवल 2 4, केवल 1 3, केवल 2 और 3। अक्टूबर 2022 के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। जो ये प्रकार है स्तर पटक प्रकार, ज्वालामुखी का स्तर पटक ज्वालामुखी, ठीक है, इसे स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस लिस्ट में शब्द है स्ट्रेटो, इसे स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये एक विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाला क्या है, ज्वालामुखी है। इसका मतलब क्या, विनाशकारी प्रभाव कब होता है, जब उसके लावा में या आप कह सकते हैं मैग्मा में अम्लीय तत्वों की प्रधानता हो, सिलिका की उपस्थिति ज्यादा हो। अगर अम्लीय तत्वों की प्रधानता है इसका मतलब वह लावा क्या होगा, चिपचिपा होगा, चिपचिपा अम्लीय, और इसकी वजह से ये जो मैग्मा ये अंदर की तरफ से निकल कर आएगा चट्टानों से, ठीक है, वह ऊपर की ओर निकलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। और ये क्या होगा, चिपचिपा होगा। ध्यान ये रखना है कि स्तर पटक ज्वालामुखी में जो लावा बाहर की ओर निकलता है वह कई परतों में निकलकर बाहर आता है। ध्यान रखें इसमें कई परतीय संरचनाएं होती है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहली बात ध्यान रखें बेसाल्ट मैग्मा इसमें नहीं होता। ठीक है। जो हवाईयन द्वीप वाले एग्जाम्पल है वो इसके एग्जाम्पल होंगे, ये नहीं। हवाईयन द्वीप वाले जो ज्वालामुखी हैं जिसमें उद्गार शांत तरीके से होता है, इसमें तो उद्गार स्तर पटक ज्वालामुखी में उद्गार बहुत तीव्र होता है, प्रचंड रूप में होता है, विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे ही इंडोनेशिया का ध्यान रखें जो क्राकानोवा ज्वालामुखी है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ध्यान रहेगा। ठीक है। तो क्राकाटोआ ये जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में है, ये ज्वालामुखी दरअसल स्तर पटक ज्वालामुखी का ही एग्जाम्पल है और इसकी वजह से हजारों लोगों की जाने गई हैं। तो ये इतने विनाशकारी हो सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है। तो स्तर पटक की जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे और इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहली बात बेसाल्ट मैग्मा इसमें नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात
अंतर्धारीय परत शामिल है। अभी हमने चर्चा भी की कि इससे निकलने वाली जो मैग्मा है यह कई परतों में निकलेगा, कई बार इसका धीरे धीरे उद्गार होगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि इसमें अंतर्धारीय परत शामिल होती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि यह मैग्मा जो बाहर की ओर निकल रहा है वह अत्यधिक श्लेष्म होता है। ठीक है, इसमें गैसें भी पाई जाती हैं। इसके अलावा ये इसमें जो ढाल है, ये ढाल काफी तीव्र होते हैं। ठीक है, इसमें जो ढाल बनेंगे ज्वालामुखी के क्या होते हैं, काफी तीव्र होते हैं। तो मैग्मा गैस युक्त और अत्यधिक श्लेष्म, यहाँ तीसरा कथन सही है। चौथा कथन यहाँ गलत है, क्योंकि मैग्मा निम्न दाब पर उत्पन्न नहीं होता है, उच्च दाब पर क्या होगा, उत्पन्न होता है। तभी ढाल जो ऊपर की ओर जाएंगे वो क्या होंगे, तीव्र बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। जब आप बात करेंगे विसुवियस ज्वालामुखी की, विसुवियस ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, विनाशकारी ज्वालामुखियों में शामिल है। स्ट्रेटोवोल्केनो के ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इंडोनेशिया का क्राकाटोआ ध्यान रखना है, विसुवियस ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल है ये दोनों किसके, स्तरपटक ज्वालामुखी की, स्ट्रेटोवोल्केनो के। अब अगर हम इसके आंसर की बात करें, 2 और 3 कथन ही सही है, तो देखिए कहां पर है 2 और 3, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भ्रंश में भूस्खलन का बहुत बड़ा जोखिम निहित होता है। देखिए 2 चीजें ध्यान रखें। सबसे पहली बात, भ्रंश, किस भ्रंश, यानी आपको भ्रंश का टाइप पता होना चाहिए। दूसरा, भूस्खलन का बहुत बड़ा खतरा, भूस्खलन क्या है पता हो, मलबे का नीचे की ओर गिरना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में पूछा गया जोखिम निहित होगा किस भ्रंश में। ऑप्शन है नतिलंबी अथवा अंतरित धारा भ्रंश, ऑप्शन बी है सामान्य भ्रंश, ऑप्शन सी है व्युत्क्रम भ्रंश और ऑप्शन डी है अधिक्षिप्त भ्रंश। ये ध्यान रखिएगा कि जो अधिक्षिप्त भ्रंश है व्युत्क्रम भ्रंश के ही भीतर शामिल हो जाएगा। अभी हम इसे आगे देखेंगे भी। फिर भी वृंशों के प्रकार के बारे में आपको पता होगा, तब आप इस प्रश्न का आसानी से हल बता पाएंगे। भ्रंश क्या है, भ्रंश मतलब चट्टान, किसी स्थान पर चट्टान है, इन चट्टानों में या तो तनाव की वजह से या संपीड़न की वजह से, हालांकि जो इसका मैक्सिमम कारण है संपीड़न तो आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, तनाव मूलक संचलन की वजह से किसी चट्टान में दरार चटकन आ जाने के कारण जो दरार नुमा आपको आकृति मिलेगी उसे ही हम भ्रंश कहेंगे। ठीक है, ये भीतर की ओर आकृति बन जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहेंगे। चट्टान इस तरफ भी जा सकती है, हालांकि कई कंडीशन में संपीड़न बल भी कार्य करने लगता है और इससे जो आकृति निर्मित हुई उसे हम क्या कह देते हैं, भ्रंश कह देते हैं। ठीक है, तो तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जो शैल यहाँ बने, जो शैल या चट्टान है, माफ कीजिएगा बने नहीं, पहले से जो शैल चट्टान मौजूद है, उन शैलों में एक तल के सहारे यदि स्थानांतरण हो, एक तल मान लीजिए है और ये शैल, इसका स्थानांतरण कुछ इस तरीके से हो जाए, नीचे की ओर खिसक जाए, अब यहाँ जो आकृति बनी उसे हम कहेंगे भ्रंश। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भ्रंश। तो स्थानांतरण के कारण अब यहाँ जो दरार आ गई और दरार के कारण जो संरचना बनी उसे हम भ्रंश कहेंगे। कई तरीके से ये हो सकता है, ये इस तरीके से आगे की ओर खिसक सकती है। ठीक है, कई बार क्या होगा, एक चट्टान इस तरीके से निर्मित है, इसके समानांतर में ही एक और चट्टान है और इनमें कुछ इस तरीके से क्षैतिज संचलन हो रहा है, क्षैतिज संचलन होगा तो इसे अलग प्रकार का भ्रंश कहेंगे। यदि कुछ ऐसी चट्टान है और चट्टान टूटकर नीचे की ओर आ जाए तो कई बार संपीड़न बल कार्य करने लगता है। संपीड़न बल यानी दबाव, संपीड़न बल के कार्य करने से एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर या एक परत दूसरे परत के ऊपर ऐसे रख जाती है, इसे हम कहते हैं क्या, व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है, ऑपोजिट, चट्टान है टूट गई, तनाव मूलक संपीड़न बल की वजह से टूटी और टूटने के बाद एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर आकर रख गया, व्युत्क्रम भ्रंश कहलाता है। और व्युत्क्रम भ्रंश वह भ्रंश है जिसमें सर्वाधिक भूस्खलन का जोखिम बना होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्थित है, टूटकर यह हिस्सा मलबे के रूप में नीचे गिर सकता है, इस वजह से कहा जाता है कि व्युत्क्रम भ्रंश में सर्वाधिक भूस्खलन का जोखिम होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, भ्रंशों को हम थोड़ा सा समझते हैं। जब आपसे पूछा जाए नतिलंब भ्रंश क्या है, तो जिस क्षैतिज भ्रंश की अभी हमने बात की, आसपास
कुछ इस तरीके से क्षैतिज रूप में खिसक जाना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सामान्य भ्रंश क्या है, तो एक चट्टान कुछ इस तरीके से है। अब ये चट्टान टूट गई बीच से, इसमें दरार आ गई, चटकन आ गई। चट्टान मान लीजिए जैसे ही चट्टान टूटी तो चट्टान के टूटने की वजह से हिस्से क्या होंगे, एक दूसरे अलग अलग स्थान पर स्थानांतरित होंगे। यदि यह हिस्सा यहाँ पर है और नीचे हिस्सा टूटकर यहाँ आ गया तो इसे हम कहेंगे सामान्य भ्रंश। ठीक है, यदि यही हिस्सा, अभी हमने जैसे बात की कि ये हिस्सा इस तरीके से है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा टूटकर यहां आ गया, अब ये हिस्सा टूटकर यहाँ आया तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाएगा। जैसे ही इसका हिस्सा इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा, मलबे के नीचे गिरने के चांस बढ़ जाएंगे, तो भूस्खलन की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसे हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। और तीसरा जो हमने अभी देखा ही कि क्या होगा, क्षैतिज रूप में यदि गति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अनातिलंब भ्रंश कहेंगे। ठीक है, क्षैतिज रूप में गति से। और इस वाले हिस्से में व्युत्क्रम में क्या होगा, आमने सामने हिस्से आ गए, आमने सामने जैसे ही हिस्से आए एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे संपीड़न की वजह से, तो उसमें भूस्खलन की जो संभावना है वे क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी असर्शन ए है और इसके रूप में लिखा है और दूसरा उसके कारण के रूप में है। ठीक है, तो एक अभिकथन के रूप में है ए और दूसरा उसके कारण के रूप में है, रीजन के रूप में है आर। अब देखते हैं क्या है। अभिकथन ए है, अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है, ऐसे इन्होंने क्या कहा, अभिसरण। कारण यानी रीजन में क्या है, अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधः स्थल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। अब आपको दूसरे में कारण में क्या बताया गया कि अभिसरण क्षेत्र के किनारे, मान लीजिए कोई अभिसरण क्षेत्र के किनारे में समुद्र अधः स्थल का फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक, अब देखिए उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर हमें चुनना है। प्रश्न दिसंबर 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। देखिए प्रश्न को ठीक से समझिए। प्रश्न ए में अभिकथन ए क्या कहा गया है, अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है। देखिए जो विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं, या आप कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, उसमें कुछ 3 प्रकार से चर्चा की गई है प्लेटों के संचलन के बारे में, प्लेटों की गति के बारे में। सबसे पहली गति है, यदि हम बात करें अभिसरण गति के ही बारे में, ठीक है। अभिसरण गति का मतलब यहां जो चट्टान है यह, या मान लीजिए 2 चट्टानें हैं, ठीक है, ये या तो एक चट्टान टूटकर या 2 चट्टानें क्या होगी, एक दूसरे के सामने गति करेंगे, तो इसे कहते हैं अभिसरण। एक दूसरे के सामने आकर टकरा जाएं तो इसे कहा जाएगा अभिसरण। अब देखते अपसारी मतलब ये चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा में जाने से जो मेंटल में क्या होगा, गर्म तप्त लावा होगा, वह संवहन धाराओं के रूप में क्या होगा, ऊपर की ओर। जैसे प्लेटें टूटी और इस तरीके से आगे बढ़ गई पृथ्वी में, तो ये गर्म तप्त लावा ऊपर की ओर आ जाएगा और इससे कटक का निर्माण होता है, महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखें। और तीसरा है समानांतर, जिसे रूपांतरण संचलन के रूप में जाना जाता है। समानांतर रूप से प्लेटों का क्या होगा, संचलन। इसे हम रचनात्मक या रूपांतरित संचलन के रूप में जानते हैं। ठीक, अब इसमें कहा गया है अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र यानी दो प्लेटों की आमने सामने गति और आपस में टकरा जाना। इसमें जो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगी और इस क्षेपित प्लेट का ध्यान रखें, नीचे जाती है ये प्लेट, नीचे जैसे ही क्षेपित होगी, बहुत अधिक गहराई में जाने पर तापमान अधिक होगा, यहां पर ये गलन अवस्था में जाएगी। अभिसरण में क्या ध्यान रखना है, अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि अभिसरण का मतलब केवल ये है, आपस में एक दूसरे के सामने आना। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लेट नीचे की ओर जाएगी, क्षेपित होगी, वह क्षेत्र अभिसरण क्षेत्र नहीं होगा, वह क्षेत्र होगा सबडक्शन जोन, क्षेपित क्षेत्र। ठीक है, उसे अभिसरण क्षेत्र नहीं कहा जाता। अभिसरण क्षेत्र की बात मतलब जब प्लेटें आमने सामने आकर टकराती हैं और इस तरीके से इन प्लेटों के मध्य में जो सीमा बनी, जो क्षेत्र बना,
इस क्षेत्र को कहते हैं अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। लेकिन अभिसरण क्षेत्र के बाद भारी प्लेट कुछ इस तरीके से नीचे की ओर आ जाए और हल्की प्लेट यहां हो, भारी प्लेट क्या हो, क्षेपित सबडक्शन जोन में चला जाए, ठीक है। भारी प्लेट क्या होती है, नीचे की ओर खिसक जाती है, इसे कहते हैं सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन। इसे अभिसरण क्षेत्र नहीं कहते। अभिसरण क्षेत्र ये वाली कंडीशन थी यहां पर, ये वाली, ठीक है, ये था अभिसरण क्षेत्र। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। जब एक प्लेट दूसरी भारी प्लेट नीचे प्लेट की हल्की प्लेट के नीचे जाती है, इसे ये सबडक्शन जोन में जाती है, ना कि अभिसरण क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा क्या है, अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधः स्थल फैलाव अधिक प्रबल होता है। दरअसल ये अपसारी में होता है। अपसारी में जो महाद्वीपीय प्लेट है, यहां पर देखिए इस पूरे क्षेत्र में जो अंदर से पृथ्वी के भीतर से लावा है, मैग्मा है, वह निकलकर ऊपर की ओर आता है और महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। तो यह अभिसरण में नहीं, अपसारी सीमांत में होता है। तो यह दूसरा कथन, कारण इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ही कथन ऑप्शन गलत है, इस वजह से ऑप्शन बी, ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ खास प्रश्नों को हल करा, उन प्रश्नों को समझा, उनके रियल या सही आंसर क्या हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्य क्या हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक क्या है, इनके बारे में हमने जाना, ठीक है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आप ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, समझते रहिए, अपने कंसेप्ट को और बेहतर बनाते रहिए। दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई वीडियो जानना है किसी टॉपिक के बारे में, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, डिटेल से समझना है। और यदि आप इनसे जुड़े हुए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप एक बार दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में सर्च कर लीजिएगा, आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।